हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों चल रहे थे जेई मेन वाले सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं। वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर चल रहा हमारा। जरा देखते हैं क्या दिया है इसमें। देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए ट्रक एंड कार मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी आर ब्राउट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स which provide equal retarding forces comes to rest in equal distance। देखो भाई, एक तो है ट्रक, ठीक है, एक है कार। लो जी, कार बना दी मैंने, देखो सुंदर सी कार बनाई है, ठीक है। अब ये जो ट्रक है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है। पहले की भी काइनेटिक एनर्जी है, दूसरे की भी काइनेटिक एनर्जी बराबर है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, ठीक। और अब इसको भी ब्रेक लगा के रोका गया और इसको भी ब्रेक लगा के रोका गया, कार को भी, ठीक है। इक्वल रिटार्डिंग फोर्स से रोका गया, मतलब दोनों का रिटार्डिंग जो इक्वल प्रोवाइड इक्वल रिटार्डिंग फोर्स अप्लाइंग ब्रेक्स। इक्वल रिटार्डिंग फोर्स का मतलब समझ रहे हो? दोनों पे जो रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, पहले पे भी रिटार्डिंग फोर्स F, तो दूसरे पे भी रिटार्डिंग फोर्स उतना ही लगा F, मतलब सेम रिटार्डिंग फोर्स लगा। ओके। अब पूछा है कि क्या इन दोनों को रेस्ट में आने के लिए सेम डिस्टेंस कवर करेंगे ये दोनों। मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लो इसने कवर की x1 और दूसरे वाले ने, कार ने कवर की यही डिस्टेंस x2। तो क्या x1 x2 दोनों बराबर हैं? ये हमें कैलकुलेट करना है। चलो एक बात बताओ, पहले तो हम बस का मास तो मान लेते हैं कैपिटल M और कार का मास मान लेते हैं स्मॉल m, ठीक है। पहले तो इस पे रिटार्डिंग एक्सेलरेशन निकाल लो। तो पहली वाली का रिटार्डिंग एक्सेलरेशन बस का, अब एक्सेलरेशन होता है, अब इस सवाल को ना हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो इसको रिटार्डेशन निकाल के न्यूटन्स लॉ से लगा कर दो, दोनों का रिटार्डेशन अलग अलग निकाल के, या इसको करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। देखो होगा क्या, जैसे बस है, बस के पास शुरुआत में कितनी काइनेटिक एनर्जी है k, यही तो मान लिया आपने। अब जब वो आगे चलेगी और उस पर पीछे की तरफ एक रिटार्डेशन लगेगा, रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, तो वो क्या करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी को खत्म करता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिटार्डेशन जितना वर्क करेगा, वो सारा का सारा उसकी काइनेटिक एनर्जी को खत्म करने के काम में आएगा, या उसकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने के काम में आएगा। फाइनली ये यहाँ रुक जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या है, किसी भी बॉडी पर जितने फोर्स लगे हैं सबका किया हुआ वर्क वो किसके बराबर होता है, डेल्टा के, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लगे हैं? सर इसका वेट लगा है, नॉर्मल रिएक्शन लगी है, और एक ये रिटार्डिंग फोर्स लगा है F। तो देखो वेट और नॉर्मल रिएक्शन, जैसे ये बस है, इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगी n, और डिस्प्लेसमेंट सामने की तरफ हो रहा s। तो देखो वेट और नॉर्मल रिएक्शन दोनों परपेंडिकुलर लगे हुए हैं, तो इनका तो वर्क जीरो होगा। जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगते हैं उनका वर्क जीरो होता है, तो mg का वर्क भी जीरो हो गया, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क भी जीरो हो गया। इन तो छोड़ दो, एक लगा हुआ पीछे की तरफ फ्रिक्शन F, इसका वर्क निकाल लो। तो फ्रिक्शन का वर्क हो जाएगा, पीछे की तरफ F है तो F इनटू में फोर्स का, इसका वर्क का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। तो पीछे की तरफ है F, फोर्स तो F हो गया, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ मान लो किसका है, ट्रक का, x1, तो F इंटू x1 और इनटू में cos थीटा, मतलब cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। कैसे, देखो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, फोर्स पीछे की तरफ है, रिटार्डिंग फोर्स, तो दोनों के बीच में ये एंगल आ गया 180 डिग्री का। अब डेल्टा के, शुरुआत में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो k है और बाद में ये काइनेटिक एनर्जी जीरो है,
तो डेल्टा के होता है K2 माइनस K1। K2 हो गया 0 माइनस K1 हो गया K। तो यहां से cos 180 की वैल्यू -1 हो गई, तो f इंटू x1 माइनस में आ गया, ये बराबर माइनस के, माइनस से माइनस कट गया, तो x1 की वैल्यू आ गई k बटे f। लो ये आ गया कि ये जो ट्रक है ये कितनी डिस्टेंस तक जाके रुकेगा। ठीक है, अब ऐसे ही कार का निकाल लो। कार के लिए कार के लिए भी सेम इसी तरीके से देख सकते हो आप, यही लगाओ सेम वर्क एनर्जी थ्योरम। टोटल किया हुआ वर्क डेल्टा के बराबर होता है, ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इस पे भी, कार पे भी यही 3 फोर्स लगे होंगे, इसका वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन उनका तो वर्क 0 हो गया, पीछे की तरफ रिटार्डिंग फोर्स सेम लगा है, इस पे भी F ही लगा हुआ है, यही बताया इन्होंने। तो यहाँ पे भी ये वर्क सेम यही हो जाएगा F इंटू, पर कार ने डिस्टेंस चली मान लो x2, तो कार ने डिस्टेंस x2 चली तो F इंटू में x2 और इंटू में cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। फिर डेल्टा के सेम ऐसे ही निकालो, K2 माइनस K1, K2 हो गया 0 और माइनस K1 हो गया K। देखो K2 फाइनल तो ये यहाँ के रुक गई थी कार, तो K2 तो ये यहाँ पे 0 का काम कर रहा है, शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी इसकी K थी, तो 0 माइनस K। cos 180 की वैल्यू -1, तो F इंटू x2 बराबर माइनस K, माइनस से माइनस कट गया, x2 की वैल्यू आ गई K बटे F। लो जी, ये आ गई K बटे F। जरा देखो जरा ध्यान से, दोनों की, ये तो थी ट्रक की चली हुई डिस्टेंस जहां मैं एरो घुमा रहा हूं, और ये है कार की चली हुई डिस्टेंस, तो इसका मतलब दोनों रुकने से पहले बराबर डिस्टेंस चलेंगे ना। x1 और x2 क्या आ गए आपस में, बराबर आ गए, x1 बराबर x2, इसका मतलब दोनों रुकने से पहले बराबर डिस्टेंस चलेंगे, ट्रक भी और कार भी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये कह लो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। आगे बढ़ो, स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। अब इसमें बोला ए कार मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट टेक टर्न एंड मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ, द स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड, द एक्सेलरेशन ऑफ कार इज 0। कार का एक्सेलरेशन 0 होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो सुनो, पहले सोचो, इधर मान लीजिए ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, एक कार ईस्ट की तरफ जा रही है, लो जी ये कार जा रही है ईस्ट की तरफ, मान लो v स्पीड से जा रही है, फिर एंड टेक ए टर्न्स एंड मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, और टर्न होके मुड़ के वो नॉर्थ की तरफ चलना शुरू कर देती है। स्पीड नहीं बदलती, पहले भी वो v स्पीड से चल रही थी, अब यहां से टर्न होने पर स्पीड सेम वही है v। ठीक है, तो अब ये जो पहले वाली इसकी वेलोसिटी है, इसको तो v1 कह सकते हो आप, और जब ये मुड़ के इधर चली गई तो ये v2 हो गई वेलोसिटी। स्पीड दोनों बराबर है, इधर भी v स्पीड से ही जा रहा था, इधर भी v स्पीड से, लेकिन डायरेक्शन बदल गई। तो अब इन्होंने कहा कि स्पीड तो वही की वही रही, लेकिन कार ने अपनी डायरेक्शन बदल ली, मतलब उसकी वेलोसिटी बदल गई, तो कार का एक्सेलरेशन 0 है, जी नहीं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 और बटे में डेल्टा टी। v2 कितना है, अब देखो v2 तो नॉर्थ की तरफ जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, v है सर, ये तो स्पीड है, इसमें डायरेक्शन और लगा दो, डायरेक्शन कितनी हो गई इसकी j कैप, तो v j कैप ये हो गई इसकी वेलोसिटी। किसकी है ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है कार की नॉर्थ की तरफ, v2 फाइनल वेलोसिटी। पहले कार की वेलोसिटी किस तरफ थी, वो थी किसकी तरफ थी, वो थी आपकी ईस्ट की तरफ, तो v i कैप, देखो ये रही v और i कैप लगा दो बस इसमें डायरेक्शन, और बटे में डेल्टा टी, v कॉमन ले लो तो v बटे डेल्टा टी, और ये बन गया j कैप माइनस i कैप, ये आ गया इसका एक्सेलरेशन। अब हमारे हिसाब से तो ये एक्सेलरेशन है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, जी नहीं। अगर किसी की वेलोसिटी बदलती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है, उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगा, गलत। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है, सेकंड गलत है, तो ऑप्शन ए इज
करेक्ट। चलो खैर ठीक था ये सवाल, कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, ज्यादा आसान भी नहीं था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पावर का क्वेश्चन है। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, m बराबर तो आ गया 1 kg, बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ टाइम डिपेंडेंट फोर्स, फोर्स लगा इस बॉडी पर टी आई कैप और प्लस 3t² जे कैप न्यूटन। ओके, पावर डेवलप्ड बाय द अबव फोर्स एट टाइम t, तो पावर निकालनी है, इस फोर्स की पावर कितनी है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे इसकी पावर निकालनी है। तो भाई सब पावर निकाल लेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है dw/dt और दूसरा एक होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी F.v। इनमें से जो लग रहा हो, अब यहाँ पे फोर्स दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन v कहां से लाएंगे? तो देखो v अभी बताते हैं कैसे लाओगे। एक बात बताओ, फोर्स दे रखा, फोर्स से एक्सेलरेशन निकाल लो, फोर्स बटे मास होता है एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है टी आई कैप 3t² जे कैप और बटे में m मास हो गया 1 kg। अब ये 1 से डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को, वो जो कि तू रहती है, तो टी आई कैप प्लस 3t² जे कैप, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब a आ गया तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसको लिख लो dv/dt टी आई कैप प्लस 3t² जे कैप, फिर यहां से dv बराबर इसका इधर इंटीग्रेशन टी आई कैप प्लस 3t² जे कैप और इनटू में dt, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन। जब टाइम 0 है तो शुरुआत में मूव अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, कुछ दिया तो है नहीं, चलो हम 0 ही मान लेते हैं, जब कुछ ना दे तो फिर तो कुछ मानना ही पड़ेगा। फिर टी टाइम पे उसकी वेलोसिटी v हो गई। अब dv का इंटीग्रेशन तो v हो गया और लिमिट हो गई इसकी 0 से v। अब t का इंटीग्रेशन t²/2 आई कैप 3t² का, तो 3t² का होता है t³/3 इनटू में जे कैप और लिमिट हो गई 0 से t, 3 से 3 कट गया, ये आ गया t²/2 आई कैप और प्लस t³ जे कैप और लिमिट 0 से t। पहले ऊपर वाली लिमिट को रखो, फिर लिमिट 0 नीचे वाली रखो। पहले ऊपर वाली रखेंगे तो ये t²/2 आई कैप और प्लस t³ जे कैप, फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे 0 तो ये 0 हो जाएगा सारा। ठीक है, अब इधर भी v - 0 लिमिट रखती तो v आ गया t²/2 आई कैप और प्लस t³ जे कैप। अब ये तो हो गई वेलोसिटी और फोर्स पहले से निकला हुआ है, ये रहा, दे ही रखा था इन्होंने। ठीक है, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, पावर होती है F.v, F वेक्टर लिख लो पहले टी आई कैप 3t² जे कैप, टी आई कैप प्लस 3t² जे कैप, फिर डॉट t²/2 आई कैप और प्लस t³ जे कैप। अब i का जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे आपस में तो i का कोफिशिएंट और i का कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा t इंटू में t²/2, फिर प्लस j का कोफिशिएंट j के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3t² और इनटू में t³, ये आ गया t³/2 और प्लस ये आ गया 3t⁵। लो ये पावर आ गई, लेकिन ये पावर पूछी किस पॉइंट पे है उन्होंने, ये पावर पूछी थी t बराबर 2 सेकंड पे, तो इसमें पुट कर दो t बराबर 2 सेकंड,
तो पावर आ जाएगी 2 की पावर 3/2 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 5। 2 की पावर 2 एक कटेगी तो ये 4 बचेगी, 2 का स्क्वायर बचेगा 4, और ये 2 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 तो होता है 16 इंटू 32 हो गई। तो 4 प्लस 60, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 64 प्लस 4 तो 68 वॉट की पावर है। टी बराबर 2 सेकंड पे ये फोर्स कितनी पावर प्रोवाइड करा रहा है? 68 वॉट। अच्छा सवाल था, कंसेप्ट आपका इसमें क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हमें इस तरीके के सवाल करने हैं। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ है। ये इंटू में 3 था, ये यहाँ पे ये 3 था, ये 2 लिख दिया मैंने, इसे 3 कर लो। तो 3 इंटू 32 ये हो गया 96, 96 प्लस 4 ये हो गया 100 वॉट। ये तो मैंने चेक कर लिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती इसमें। चलो 100 वोट इसका आंसर आ गया कि 100 वोट उसकी पावर जाएगी। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं क्या बोला। इसने बोला ए बॉडी इज ड्रॉप्ड ऑन ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट h1। मान लीजिए एक बॉल है, उसको h1 हाइट से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। जब वो नीचे पहुंचेगी h1 हाइट से और फिर वो रिबाउंड हुई, मतलब यहां टकरा के वापस गई, तो पहले तो ऊपर से नीचे गिरी h1 हाइट से और फिर ये ऊपर गई h2 हाइट तक, रिबाउंड हुई h2 हाइट तक, ठीक है, वापस गई। अब इन्होंने पूछा इफ द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ बॉडी जस्ट बिफोर एंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड। अब ये बॉल जब यहाँ के टकराई, उस टाइम पे टकराते हुए इसकी वेलोसिटी थी मान लो v1, और जब ये टकरा के वापस ऊपर गई तो इसकी वेलोसिटी थी v2। तो v1 और v2 का जो रेशो दे रखा है v1/v2 वो दे रखा है 4, ठीक है। अब इन्होंने पूछा द परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। वो परसेंटेज लॉस अगर x/4 के बराबर हो तो x की वैल्यू बतानी। बहुत आसान है। देखो एक बात बताओ, जब ये h1 हाइट से बॉडी नीचे आएगी तो आके कितनी स्पीड से टकराती है, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 2gh1। अब ये फिर वापस गई h2 हाइट तक, तो h2 हाइट तक गई तो इसका मतलब अब इसके पास शुरू में स्पीड कितनी होगी, अंडर रूट में 2gh2, ये गई वापस। तो ऐसे समझ लो अब कि जब ये आई टकराई तो अंडर रूट 2gh1 स्पीड से टकराई और वापस गई तो अंडर रूट 2gh2 से। अब इन v1 और v2 की वैल्यू रख दो यहाँ, अंडर रूट में 2gh1 और बटे में अंडर रूट में 2gh2 बराबर 4। अंडर रूट 2g कैंसिल, h1/h2 स्क्वायर कर दो इनका, तो h1/h2 इसका स्क्वायर हो गया 4 का 16, तो h1 बराबर आ गया 16h2। चलो ये आ गया। अब यहां से हमसे पूछा द परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस हुआ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस ऐसे समझो, जब ये यहाँ पे टकरा रही थी इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो k1 थी, अब जब ये वापस गई तो इसकी काइनेटिक एनर्जी k2 थी, तो लॉस कितना हुआ, पहले तो k1 निकाल लो। जब ये टकरा रही थी उस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी k1 थी, तो कितनी है k1, तो वो है सर हाफ mv1 का स्क्वायर, और जब ये वापस गई तो k2 कितना है, तो हाफ mv2 का स्क्वायर, ठीक है। अब v1 और v2 की वैल्यू रख दो, हाफ v1 कितना था, अंडर रूट 2gh1, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, 2 से 2 कट जाएगा, और दूसरे में k2 हाफ mv2 स्क्वायर, तो अंडर रूट 2gh2, तो 2gh2, 2 से 2 कट गया तो mgh2। तो इसका मतलब शुरुआत में उसकी काइनेटिक एनर्जी mgh1 है
और टकराने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी mgh2 है। लॉस कितना होगा? तो सर लॉस हो जाएगा K1 माइनस K2, तो mgh1 माइनस mgh2, ये हो जाएगा लॉस। अब H1 की जगह हम ये लिख सकते हैं 16H2, तो mg इंटू 16H2 माइनस mgh2, तो 16 माइनस 1 तो 15 mgh2 बचा, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का लॉस। ठीक है, अब ये लॉस हमें परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज लॉस कितना हुआ, तो पहले ऊपर लॉस लिखो, बटे में उसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वैल्यू और इनटू में 100। लॉस कितना हुआ 15 mgh2 बटे इनिशियल पहले कितना था, पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो K1 कितना है mgh1, पहले काइनेटिक एनर्जी K1, ये रही देखो mgh1, ये रही, और इनटू में 100। अब सुनो यहाँ, ये आ गया 15 mg से mg कट गया, ऊपर बचा 15 h1 h2 और बटे में h1 और इनटू में 100 15। अब सुनो h1 बराबर 16 h2 था, उसे उठा के रख दो यहाँ, नीचे आ गया 16 h2, h1 की जगह 16 h2 रख दिया और इनटू में 100, h2 से h2 कट गया, तो ये परसेंटेज लॉस कितना आ गया, ये आ गया, किससे काटोगे 1500 बटे 16 आ गया, ये लॉस आ गया। अब इसे क्या करोगे आप, x बटे 4 के बराबर रख दो, इसको x की वैल्यू निकाल लो, ये लॉस कितना दे रखा x बटे 4 के बराबर, 4 से इसको काट दो तो 4 बचा 16, तो x बराबर आ गया 1500 बटे में 4। अब 4 से इसको काटो 375 आ गया भाई साहब, देख लो 375 ही बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है ना, हाँ यही बन रहा है 375, x की वैल्यू आ गई। एक बार मैं आंसर और चेक कर लेता हूँ, वैसे तो सही है, इस बार गलती कुछ करी नहीं हमने। चलो देखते हैं अभी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पिछले क्वेश्चन का आंसर मैंने मैच करा लिया तो सही था। चलो ये है, फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल विद ग्राउंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, एक बॉडी है जिसको हमने छोड़ा, यू स्पीड के साथ मान लीजिए प्रोजेक्ट किया और वो इस तरह से आके गिर गई। ठीक है, अब ये पूछा है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट, पहला ऑप्शन, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। देखो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी सिर्फ इस डायरेक्शन में होती है यू कॉस थीटा, अगर ये थीटा है तो इधर होती है यू कॉस थीटा कंपोनेंट इसका, और इधर होता है यू साइन थीटा। ठीक है, अगर इसमें m से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा मोमेंटम, तो एम यू कॉस थीटा एम यू साइन थीटा ऊपर की तरफ। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो ये जो ऊपर की तरफ एम यू साइन थीटा का कंपोनेंट है ये जीरो हो जाता है, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे एम यू साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है। इसका मतलब इसके अंदर केवल ये वाला कंपोनेंट बचा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एम यू कॉस थीटा एम यू साइन थीटा जीरो हो गया। अब इसमें यही कहा कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इज मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम होता है, नहीं वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाता है हाईएस्ट पॉइंट पर, तो इसलिए ऑप्शन पहले वाला तो गलत है। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट, नहीं काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट पर देखो इसके पास एम यू कॉस थीटा स्पीड है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, वी हो जाएगा यू कॉस थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पर यू कॉस थीटा स्पीड तो है, देखो वर्टिकल कंपोनेंट तो हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो चुका है पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो मौजूद है ना, तो इसलिए यू कॉस थीटा तो मौजूद है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं आ रही है,
तो इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ये कह रहे हैं कि 0 आई, जबकि 0 नहीं आएगी हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी। अगला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है। हाँ, वो बिल्कुल सच है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर ये जो हाइट है ये मैक्सिमम है। और पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है mgh, हाइट पे। अब हाइट मैक्सिमम होगी जहां, वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो mgh मैक्स, जब हाइट मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पढ़ना चाहो फिर भी पढ़ लो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वेलोसिटी का कभी 0 होता ही नहीं किसी भी पॉइंट पे, हर जगह एक जैसा होता है, u cos थीटा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या दिया इन्होंने? ए ब्लॉक इज फास्टेंड टू हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। ए ब्लॉक को स्प्रिंग से जोड़ा जाता है, ये जोड़ दिया हमने। ठीक है। ब्लॉक इज पुल्ड एट डिस्टेंस x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन। मान लीजिए यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 0 पे है और इसको 10 सेंटीमीटर आगे खींच दिया हमने, x इज इक्वल टू 10 तक खींच दिया। ठीक है। फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्रॉम रेस्ट, जब इसको खींचा रेस्ट में था ये। ठीक है। द एनर्जी ऑफ ब्लॉक एट 5 सेंटीमीटर, जब ये बीच में कहीं 5 सेंटीमीटर पे आया था, x इज इक्वल टू 5 पे, उस टाइम पे इसकी जो एनर्जी दे रखी है ई ब्लॉक की, वो 0.25 जूल दे रखी है। अब ब्लॉक के पास दो तरीके की एनर्जी है। कौन कौन सी? एक तो ब्लॉक के पास एनर्जी है काइनेटिक, ये चल रहा होगा इस टाइम पे, और दूसरी इसके पास स्प्रिंग भी खिंचा हुआ होगा, तो स्प्रिंग की एनर्जी, ये टोटल एनर्जी दे दी, ऐसे समझ लो। अब ये पूछा द स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है अगर इसको खींच के यहां तक ले गए, 10 तक ले गए। एक बात बताओ, पहले ब्लॉक 5 पे था, मैं दूसरी फिगर बना रहा हूं, 5 पे था, तब उसकी टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वो दे रखी 0.25 जूल। और जब वो x इज इक्वल टू 10 पे पहुंच गया तो तब उसकी काइनेटिक K2 वो तो 0 हो गई, और U2 खुद से निकालो आप, U2 कितनी होगी। तो उसी से हमको इसका आंसर मिलेगा। यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाने जा रहे हैं हम, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ये क्या कहता है कि हर जगह जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2। अब K1 कितना है? K1 प्लस U1 तो आ गया 0.25 जूल। अब K2 क्या है? K2 जब ये 10 सेंटीमीटर पे जाके रुक गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई होगी? 0। ये 0 हो गई, देखो ये रही। प्लस U2, स्प्रिंग तो खींच गया ना, स्प्रिंग कहां तक खींचा? x इज इक्वल टू 10 तक, तो उसकी हो गई हाफ K x स्क्वायर। x कितना है यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर है, पर ये मीटर में बदलो तो 0.1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 0.25 हाफ K, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो यहां से सॉल्व करके K की वैल्यू आ गई 25 इंटू 2 मतलब 50 न्यूटन पर मीटर। मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो K की वैल्यू 50 न्यूटन पर मीटर आ गई, 50 न्यूटन पर मीटर। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन था, आसान था, कुछ नहीं। ठीक, चलिए बाकी कल करेंगे, आज का काम खत्म, कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट अब तो कहना भी बेकार है, करते तो कुछ हो नहीं तुम लोग। चलो फिर भी